भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये समर्थन अच्छों की नींद खराब कर रहा है। राम गंगा के पावन जल से जीवन पाने वाली इस पवित्र धरती को मेरा सादर नमन। बाबा अलखनाथ और त्रिवटीनाथ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, मेरी यही कामना है। यहां आंवला के साथ साथ बरेली और पीलीभीत से भी साथी आए हैं। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करने और उस चुनाव में फिर से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। 2 चरणों के मतदान के बाद अब इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपका ये अपार समर्थन कुछ लोगों को पराजय पहले से ही स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब सो नहीं पाते होंगे। इन लोगों को अब अपनी गलती का पछतावा होने लगा है। वे अब सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा तो था कि अकेले ही लड़ लेते, कम से कम कुछ कहने के लिए तो बात बच जाती। कहां 50-50 का खेल खेलने चले थे और कहां कब असली मैच शुरू होने से पहले ही जनता ने पैवेलियन वापस भेज दिया है। एक को पहले बॉल में निकाल दिया, दूसरे को पहले और दूसरे 2 बॉल में पूरा कर दिया। 2 चरण के मतदान के बाद आपने देखा होगा टीवी में इनकी शक्ल सूरत, ऐसा चेहरा लटक गया है, ऐसे बौखलाए हैं। पहले जो गालियां मुझे नहीं देते थे, हम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे गुस्सा कर रहे हैं, सरकार पे गुस्सा कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में जो भी महामिलावटी है, सब चिल्लाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने तो अभी से ईवीएम मशीन को गाली देना भी शुरू कर दिया है। ये जब शुरू हो जाए तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने ये मान लिया है कि अब जनता उनके साथ नहीं है।
आपने देखा होगा, घर में बच्चा भी जब एग्जाम देने जाता है और अच्छा कुछ करके नहीं आता है तो रास्ते में सोचता है कि मम्मी पापा को आज क्या समझाऊं, और वो आकर के समझाता है कि आज बेंच हिलती थी, टेबल ठीक नहीं था, पेन भी बीच में खराब हो जा रही थी, बाजू में एक लड़का था बहुत गड़बड़ कर रहा था, इसलिए लिखने में मजा नहीं आई। वो वातावरण बना देता है ताकि जब रिजल्ट आए गड़बड़ हो जाए तो माँ बाप ज्यादा गुस्सा न करे। इस चुनाव में भी 2 चरण के बाद हमारे सारे विरोधी कारण ढूंढने में लगे हैं अभी से कि भाई पराजय के कारण तैयार करो। ये ऐसा मोदी रोलर आया है कि सब साफ हो रहा है। आपका यहां भी यही माहौल है ना? चारों तरफ यही माहौल है ना? भाई और बहनों, 2014 में आपने दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत सरकार के लिए भरपूर समर्थन दिया था। आपने इस प्रधान सेवक के इरादों पर भरोसा किया और परिणाम आपके सामने है। आपके आशीर्वाद से आज देश की प्रगति की गति बहुत तेज हो गई है। 100 वर्ष की हमारी महान परंपरा, हमारी महान संस्कृति, दुनिया ने कभी हमारी महान संस्कृति पर उंगली नहीं उठाई। इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए बदनाम करने का घिनौना पाप किया है। साथियों, दुनिया में आतंकवाद को कोई भी किसी पंथ, मत और संप्रदाय से नहीं जोड़ता, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी, उसके राग दरबारी हिंदुस्तान में हजारों साल की इस महान परंपरा को हिंदू आतंकवाद के नाम पर इन लोगों ने टॉर्चर और शोषण का ऐसा जाल कि भारत के विरोधियों को हमारी संत परंपरा पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। भाई और बहनों, ये वंशवादी और अवसरवादी लोग सिर्फ अपने ही हित की सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज अगर इनके अस्तित्व पर संकट है तो ये मोदी के कारण नहीं है, इनके अपने कारनामों के कारण है। और ये भी देखिए, अब ये मेरे पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट भी बांटने लगे हैं। वो मेरे पिछड़े होने का मजाक उड़ा रहे हैं। साथियों, हर चुनाव में इन लोगों का जब पराजय सामने दिखने लगता है तो ये खेल शुरू हो जाता है। 2 चरण में इनके हाल इतने खराब हो गए कि चाव 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 करना शुरू कर दिया। मेरी जाति, इस पर आ जाते हैं। कोई नीच बोलता है, कोई कुछ गाली देता है, कोई कुछ गाली देता है। अब तो मुझे इन गालियों की, अपमान सहने की, और वैसे भी हम गरीबों को, पिछड़ों को सदियों से ये नामदारों की गालियां खाने की आदत हो गई है। मुझे भी हो गई है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने परिवार का पिछड़ापन दूर करने के अलावा और कुछ किया है क्या?
आपने कितने गरीबों को, कितने शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को आगे बढ़ाया। अगर गिने तो पार्टी में 1 से 100 नंबर तक आप और आपका परिवार ही होता है। साथियों, मुझे देख करके हैरानी होती है कि आजकल ये विपक्षी लोग सड़क, बिजली, पानी, महंगाई ऐसे बुनियादी मुद्दे छोड़कर असली नकली पर बहस कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि इन लोगों को गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, मध्यम वर्ग की किसी की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है कुर्सी कब्जा करना। कुर्सी के लिए ये समाज को बांट सकते हैं, देश को बांट सकते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे सतर्क रहिए। इन लोगों की प्राथमिकता कभी आपका कल्याण, आपका विकास नहीं रही है। इनकी सरकारों की पहचान भी उद्योगों से नहीं बल्कि घोटालों से बनी थी। वो दिन याद करिए, चीनी मिल घोटाला, खनन घोटाला, महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों का घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, एम्बुलेंस का घोटाला, एनआरएचएम घोटाला। आप गिनते जाइए, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने इन लोगों की इस नीति के कारण यूपी में रंगदारी का राज था। गरीब मध्यम वर्ग के लोग डरे रहते थे कि न जाने कब उनकी जमीन पर कब्जा हो जाए। समाजवादी राज में इन लोगों ने दुकानों पर कब्जा किया, स्कूलों पर कब्जा किया, अस्पतालों पर कब्जा किया और मुझे बताया गया है कि बरेली की मस्जिदों तक को नहीं छोड़ा गया था। अब योगी जी की सरकार आने के बाद स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। साथियों, अब कानून का राज कायम होता है तब कारोबार के रास्ते खुलते हैं, रोजगार के रास्ते खुलते हैं। जब सड़कें, रेल, पुल, एयरपोर्ट ऐसे साधन बनते हैं तब उद्योग लगते हैं। यही काम बीते 5 वर्ष में पूरे देश में हमने किया है और यहां योगी जी की सरकार बीते 2 वर्षों से कर रही है। रामगंगा नदी पर डैम, बरेली कासगंज रेलवे लाइन का चौड़ीकरण, यहां पर बन रही सड़कें, लाल फाटक का ओवरब्रिज इसी सोच का विस्तार है। बरेली से सीधी फ्लाइट दिल्ली और लखनऊ के लिए शुरू हो, इसके लिए भी संभावनाएं तलाशी जा रही है। भाइयों और बहनों, ये पहली सरकार है जिसने हर उस व्यक्ति का सोचा है जिसको कांग्रेस और उसके साथियों के राज में भुला दिया गया था।